तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा मैं कब। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर किया फख्र का इजहार। सवाल उठाने वाले गैर मुल्की मीडिया को किया चैलेंज। कहा, अगर भारत को हुआ है कोई नुकसान तो दिखाओ सबूत। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को किया तबाह। एक मुल्क एक इलेक्शन से मुताल्लिक बिल पर कानूनी माहिरीन के साथ जेपीसी की मीटिंग। साबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात कराने के मामले पर कमेटी को दिए मशवरे। PP चौधरी ने मशवरों को बताया निहायत अहम। वज़ीर आज़म रोजगार मेला 12 जुलाई को। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरकारी महकमों और तंजीमों में 51,000 से ज्यादा अफराद को तकसीम करेंगे तकरीरनामे। मुल्क भर में 47 मकामात पर मुनक्किद होंगी तकरीब। महाराष्ट्र में जबरदस्ती मजहब की तब्दीली के खिलाफ जल्द ही आएगा सख्त कानून। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मजहबी आज़ादी की हिफाजत करते हुए जबरदस्ती या लालच के जरिए तब्दीली को रोकने के लिए किए जाएंगे इक़दाम। और लॉर्ड टेस्ट के दूसरे रोज जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दी इंग्लिश बैटिंग की कमर और इंग्लैंड की टीम लड़खड़ाई। रूट ने अपनी 37वीं सेंचुरी स्कोर की। और आइए अब तफसील से डालते हैं खबरों पर नजर। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चेन्नई में IIT मद्रास के 62वें कन्वोकेशन में शिरकत की। इस मौके पर कौमी सलामती के मुशीर ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौजियों की बेमिसाल जोरत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमें फख्र है कि हमने अपनी देसी टेक्नोलॉजी का शानदार मुजाहिरा किया और दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ हम कोई निशाना नहीं चुके। We have to develop our indigenous technology. Mention was made here of Sindoor. We are really proud of it, not for necessarily what people perceive. That how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, whether it was the whole this of it that was being done at the battlefield surveillance about the position out there. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there this way. We missed none. अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को बहुत कामयाब करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया और इस पूरी कार्रवाई को मुकम्मल करने में 23 मिनट लगे। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there this way. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that that was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कहा कि पाकिस्तान के गैर मुल्की मीडिया ने भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। मुझे एक तस्वीर या सबूत दिखाएं कि भारत में किसी इमारत को नुकसान पहुंचा हो, यहाँ तक कि शीशा भी टूटा हो। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery
in, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. आज नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी एक्स कैडेट एसोसिएशन की गवर्निंग काउंसिल का पहला इजलास वजारत दिफा में मुनक़िद हुआ। इस मीटिंग की सदारत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। इस मीटिंग में बुनियादी तौर पर MP मनोज तिवारी, दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, तालीम के सेक्रेटरी संजय कुमार, नौजवानों की उमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल और NCC के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह मौजूद थे। इजलास में कौमी तामीर में NCC के साबिक़ कैडेट्स के किरदार पर भी तबादला ख्याल किया गया। गौरतलब है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी NCC एक्स कैडेट एसोसिएशन के पहले रुकन भी हैं। एक मुल्क एक इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट हाउस में 129वीं तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी है। मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के 2 साबिक़ चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JS खेहर कमेटी को तजावीज़ दे रहे हैं। पार्लियामेंट में पेश किए गए 129वें आईनी तरमीमी बिल पर बहस और तजावीज़ लेने के लिए साबिक़ मरकज़ी वज़ीर PP चौधरी की सरबराही में 39 रुकनी JPC तश्कील दी गई। JPC का काम बिल पर वसी बहस करना, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और माहिरीन से बातचीत करना और हुकूमत को अपनी सिफारिशात देना है। कमेटी के अब तक 4 इजलास हो चुके हैं। मरकजी यूनिवर्सिटियों की वाइस चांसलरों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और वजीर मुमलिकत सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में गुजरात के केवड़िया में मुनक़िद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर की 50 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू NEP 2020 के निफाज का जायज़ा, तज्ज़िया और मनसूबाबंदी के जरिए विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करना है। इस चिंतन शिविर में दिल्ली यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और विश्व भारती इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी समेत कई इदारे हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी वजीर सुकांतु मजूमदार ने कहा कि वजीर आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क की तमाम मरकजी यूनिवर्सिटियाँ तालमेल से काम कर रही हैं। सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करें और NEP 2020 जो है, जो हमारा मसौदा है, जिसको आगे लेकर हम सामने चल रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की मार्गदर्शन में, तो इसको धरातल पे लाने का काम कैसे हो सकता है, इस पे ऊपर टॉक हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर वडोदरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रमा शंकर दुबे ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की पेशरफ्त का जायजा लिया गया और मुस्तकबिल के रोड मैप पर तबादला ख्याल किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो घोषणा की गई है उसमें कितना इम्प्लीमेंट हो चुका है और आगे का हमारा रोड मैप क्या है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये पहली ऐसी नीति है जो कि भारतीयता की बात करती है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करती है और स्किल वाले युवाओं को तैयार करने की बात करती है। तो इस पर मंथन होगा कि हमारे देश की क्या क्या भविष्य की आवश्यकताएं हैं और किस प्रकार हम अपने पाठ्यक्रम में हम सुधार करें ताकि जरूरत के मुताबिक, समाज की जरूरत के मुताबिक, इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक हम युवाओं को, कौशल युक्त युवाओं को हम विश्वविद्यालयों से अपने पैदा कर सकें। भारत की UPI पेमेंट सर्विस का दुनिया में डंका बज रहा है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने भी UPI की तारीफ की है। IMF ने कहा कि UPI तेजी से बढ़ रहा है। ये भारत में दीगर तमाम डिजिटल अदायगी के तरीक़ों से आगे है। साथ ही लोग अब कम नकदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। IMF ने कहा कि अब UPI के जरिए भारत में हर माह 18 अरब से ज़्यादा लेन देन हो रहे हैं। इसके अलावा भारत अब किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे तेज़ अदायगी करता है और इसका क्रेडिट पूरी तरह से UPI को जाता है। हम आपको बताते हैं कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI एक फौरी और रियल टाइम अदायगी का निज़ाम है जिसे भारत में साल 2016 में शुरू किया गया था। इसे NPCI ने मोबाइल फ़ोन के जरिए ऑनलाइन लेन देन की सहूलत फराहम करने के लिए तैयार किया था।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 12 जुलाई 2025 को सुबह 11 बजे के करीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में 51,000 से ज़्यादा नौ तैनात नौजवानों की तकरूरी नामे तकसीम करेंगे। इस मौके पर वो तकरूरी पाने वालों से खिताब भी करेंगे। मुल्क भर में रोजगार मेलों के जरिए अब तक 10 लाख से ज़्यादा तकरूरी नामे जारी किए जा चुके हैं। 16वां रोजगार मेला मुल्क भर में 47 मकामात पर मुनक़िद किया जाएगा। ये तकरूरियाँ मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में की जा रही हैं। मुल्क भर से मुंतखब होने वाले नए मुलाजमीन मुतादिद महकमों और वजारतों में शामिल होंगे, जिनमें वजारत रेलवे, वजारत दाखिला, महकमा डाक, वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद, महकमा मालियाती खदमात, वजारत मेहनत और रोजगार शामिल हैं। मुल्क में आए रोज़ जबरी तब्दीली के वाक़यात सामने आ रहे हैं। इसके पेश नज़र महाराष्ट्र हुकूमत जल्द ही ज़बरदस्ती या लालच देकर मजहब की तब्दीली कराने के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। इस मामले में रियासत के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने यकीन दहानी कराई है कि DGP की सदारत में तश्कील दी गई कमेटी की रिपोर्ट मिल गई है और अब इसकी बुनियाद पर मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत इस हसास मौजू को संजीदगी से ले रही है और अब मजहब की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ज़बरदस्ती या लालच के ज़रिए तब्दीली मजहब पर मौसर कंट्रोल के लिए ज़रूरी कानून साजी के इक़दाम किए जाएंगे। और CBI ने मंशियात केस के मुल्जिम कबूवाला मुस्तफ़ा को मुत्तहिदा अरब इमारात से भारत वापस लाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। CBI की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक मुल्जिम कबूवाला मुस्तफ़ा को अबू ज़हबी की इंटरपोल टीम के साथ मिलकर भारत वापस लाया गया और कबूवाला मुस्तफ़ा मुंबई पुलिस का मतलूब मुल्जिम है। मुंबई पुलिस की 4 रुकनी टीम 7 जुलाई को UAE गई थी, जो आज कबूवाला मुस्तफ़ा के साथ मुंबई पहुंची। कबूवाला पर बैरूनी मुल्क रहते हुए सांगली में मसनूई अद्वियात बनाने की फैक्ट्री चलाने का इल्ज़ाम है। इस फैक्ट्री से 126.141 किलोग्राम मैफेड्रोन मंशियात बरामद हुई, जिसकी तखमीना कीमत 2.52 करोड़ रुपए है। कबूवाला मुस्तफ़ा के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है और अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। मुंबई पुलिस की दरख्वास्त पर CBI ने 25 नवंबर 2024 को इंटरपोल के जरिए इस मामले में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। और मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में मुनक़िदा आसियान भारत वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे भारत के वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा विक्टोरिया मार्गरेटा ने मीटिंग के मौके पर तैमूर लेस्ते के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत और तैमूर लेस्ते के दरमियान जारी 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया और दिल्ली शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। भारत के वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की जंग में तैमूर लेस्ते की हिमायत और यकजहती के लिए शुक्रिया अदा किया। और वज़ीर-ए-आज़म नेशनल चाइल्ड अवार्ड के लिए नामजदगी का अमल शुरू हो गया है, जिसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस नेशनल चाइल्ड अवार्ड के तहत बहादुरी, खेल, समाजी साइंस और साइंस व टेक्नोलॉजी, माहौलियात और फ़न व सक़ाफ़त के मैदान में कामयाबियाँ हासिल करने वाले बच्चों को सदर मुमलिकत की जानिब से नवाजा जाएगा। सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। अब 9 अगस्त यानी 1 महीने तक हर शिवालय में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी। सावन का महीना बहुत ही ख़ास माना जाता है। कहा गया है कि इस दौरान भोलेनाथ की पूजा करने से ख़ास फ़ायदा होता है। सावन में रुद्र अभिषेक की भी एक ख़ास अहमियत है। इस मुक़द्दस महीने में हर पीर को रुद्र अभिषेक करने से महादेव खुश होते हैं। आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आरती की गई। मुल्क में रेबीज से होने वाली अमवात में 75% कमी आई है। मरकज़ी हुकूमत ने 2030 तक रेबीज की वजह से होने वाली अमवात को 0 तक कम करने का हदफ मुकर्रर किया है। इसके लिए एक सेहत का नुक्ता नज़र अपनाने की ज़रूरत है। चेन्नई में वाक़ई ICMR इंस्टीट्यूट ऑफ के एक मुताले से ये बात सामने आई है कि हर साल 5000 से ज़्यादा लोग रेबीज से मरते हैं। हर साल जानवरों की काटने की वजह से 90 लाख मामले रिपोर्ट होते हैं। इनमें से 2/3 कुत्ते के काटने की वाक़यात हैं। तहक़ीक़ में ये बात भी सामने आई है कि रेबीज़ की वैक्सीन मुल्क के 80% सरकारी अस्पतालों में ही दस्तयाब है। हुकूमत ने मुल्क के तमाम अस्पतालों में रेबीज़ के टीके दस्तयाब कराने का हदफ मुकर्रर किया है।
ये स्टडी जो थी वो नेशन वाइड स्टडी की थी हमने, 15-16 स्टेट में स्टडी की थी। और जो भी हमको आई मीन व्हाट वी फाउंड इन द स्टडी वाज अबाउट नंबर ऑफ एनिमल बाइट्स वेर अबाउट 9 मिलियन पर ईयर, एंड बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल मॉडल हमने एस्टिमेट किया कि अबाउट 5,700 डेथ्स पर ईयर रेबीज़ की वजह से हमको मिलते हैं। वी ऑल्सो असेस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन इन डिफरेंट स्टेट, एंड व्हाट वी फाउंड दैट about 80% of health facilities had rabies vaccine available. बट अभी टारगेट है कि 2030 तक ज़ीरो रेबीज़ करना है। उसके लिए 2-3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। एक तो सब हेल्थ फैसिलिटी में रेबीज़ वैक्सीन अवेलेबल करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली रेबीज़ वैक्सीन के अलावा आइदर मोनोक्लोनल हो गए या एंटीबॉडीज़ रेबीज़ की अवेलेबल करना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि पर्टिकुलरली क्लास 3 बाइट में प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ देना बहुत ज़रूरी है और उसकी अवेलेबिलिटी स्पेशली पेरिफेरल हेल्थ फैसिलिटी में बहुत कम थी। सेकंड चीज़ मैं बोलूँगा कि डॉग वैक्सीनेशन, क्योंकि जस्ट ट्रीटिंग ह्यूमन केसेस और वैक्सीनेटिंग देम विथ वैक्सीनेटिंग एनिमल बट केसेस इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप रेबीज़ ट्रांसमिशन। We also need to ensure that the dogs are vaccinated. So that is one important measure that we'll have to take. And the third thing that we'll have to take is we also need to improve the surveillance in animals. प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम यानी PMFME फूड प्रोसेसिंग के मैदान में उत्तर प्रदेश के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में एक काबिल ज़िक्र किरदार अदा कर रही है। PMFME मरकज़ी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली एक बड़ी स्कीम है। इसका मकसद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के गैर मुनज़्ज़म शोबे को फ़रोग़ देना और इसमें मुसाबक़त को बढ़ाना है। देखिए फतेहपुर यूपी से ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्रीज अपग्रेडेशन स्कीम छोटे फूड प्रोसेसिंग कारोबारियों की मसनूआत को मार्केट फराहम कर रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में नई सनतें कायम करने में भी ये स्कीम काफ़ी कारगर साबित हो रही है। माइक्रो फूड इंडस्ट्रीज के क़याम के लिए 35% माली ग्रांट बराह रास्त मुस्तहिक़ीन को दी जा रही है। जनपद फतेहपुर में जो है बहुत ही अच्छे जो है इसकी प्रगति बहुत अच्छी है। अब तक जो है विगत जो इसकी 3-4 साल में ये करीब 551 यूनिटें हैं स्थापित हुई हैं और इतने ही लोग इसमें जो है जो सीधे इसमें लाभान्वित है 551। और अगर आप प्रत्यक्ष रूप में देखें तो करीब करीब पर यूनिट में 10 से 15 सहयोगात्मक रूप में जो कर्मचारी होते हैं वो लाभ जो है प्राप्त किए हैं। फतेहपुर जिले में 551 यूनिट्स कायम किए गए हैं। इसमें मुस्तफ़ीदीन को तकरीबन 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इस स्कीम का मकसद किसानों और नौजवानों में कारोबार की हौसला अफजाई करना है, जो रोजगार की तलाश में देहात से बड़े शहरों की तरफ हिजरत करते हैं। इस स्कीम के जरिए फतेहपुर जिले के हजारों बेरोजगारों को बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार मिल रहा है। हमको यहाँ कुछ लोगों से पता चला कि यहाँ ये मसाला फैक्ट्री खुल गई है। इसके ज़रिए से हमको घर चलाने में मतलब बहुत मदद मिलती है। इससे हमारा काफ़ी हेल्प होती है और यहाँ पर हर प्रकार का मसाला बनता है। अपने परिवार चलाने में मदद मिलती है। फायदा उठाने वाले नीतीश कुमार साहू ने बताया कि PMFME स्कीम के तहत उन्होंने 45 लाख रुपए का बैंक कर्ज लिया है और एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम किया है, जहां हल्दी, धनिया, मिर्च, काला नमक, बिरयानी मसाला, चिकन मसाला जैसे 114 किस्म के खाने की अशिया बनाई जाती हैं और फरोख्त की जाती हैं। फतेहपुर जिले के अलावा ये मसनूआत 1 दर्जन से ज्यादा करीबी अजला में फरोख्त होती हैं। इस सनत के शुरू होने से 1 दर्जन से जायद खवातीन को रोजगार भी मिला है। पहले वो अपना कारोबार छोटे पैमाने पर चलाते थे और सरमाए की कमी की वजह से उसमें तौसी नहीं हो पाती थी, लेकिन सरकारी स्कीमों की मदद से बड़े यूनिट कायम करना अब मुमकिन हो गया है। ये कार्य मैं लगभग 20 से 23 साल से मैं कर रहा हूँ, छोटे स्तर से कर रहा था और अब मैं इसको जो है PMFME के अंतर्गत आकर के इसका योजना को मुझे प्राप्त हुआ है और उसके माध्यम से मैंने काम को थोड़ा सा स्तर और बढ़ाया है, जिसकी वजह से मेरे कई जिलों में कार्य और तेज़ी से चलने लगा है। मरकजी हुकूमत
PMFM की तरफ से चलाई जाने वाली एक बड़ी स्कीम है। इसका मकसद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के गैर मुनज़्ज़म शोबे को फ़रोग़ देना और इसमें मसाबकत को बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज़। में ग़िज़ाइयत एक अहम हथियार साबित हुई है, क्योंकि ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाकर और इलाज को बेहतर बनाकर मरीज़ों को तेज़ी से सेहतयाब होने में मदद करती है। यही वजह है कि पुडुचेरी में मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज के तलबा ने TB के ख़िलाफ़ ग़िज़ाइयत को अपना हथियार बनाया है। नर्सिंग कॉलेज के ये तलबा घर घर जाकर मरीज़ों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के बारे में मालूमात दे रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं। पुडुचेरी से हमारे नामानिगार नितेंद्र सिंह की ये खुसूसी रिपोर्ट देखें। TB मुक्त भारत अभियान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है और सभी राज्य चाहते हैं कि उनका राज्य TB मुक्त हो। और इस वक्त हम पुडुचेरी में हैं और पुडुचेरी के ये मदर टेरेसा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो नर्सिंग के जो छात्र हैं वो कैसे TB मरीजों को बेहतर पोषण दिया जाए, जिसमें प्रोटीन के अलावा बाकी चीज़ हो, उसको यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं और खासतौर पे ये अवेयरनेस फैलाते हैं। क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आप लोग, क्या बताना चाह रहे हैं इसके जरिए? हम लोग यहाँ TB प्रोग्राम के लिए आए हैं, जहाँ TB के पेशेंट कौन सा खाना लेना चाहिए और मिनरल रिच फूड है। यहाँ हाई वेज प्रोटीन डाइट भी है, हाई वेज नॉन वेज प्रोटीन डाइट भी है। और इसमें कैलोरी रिच डाइट में है बनाना मिल्क है, बनाना मिल्क और एग भेजो। लोग कितने कुछ खा सकते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट हम लोग ट्राई किए हैं, जिसमें आप ये सब ट्राई कर सकते हैं। और इसमें मिनरल रिच फूड है। मिनरल रिच फूड में फ़िश करी, फ़िश ग्रेवी, स्प्राउट्स वगैरह ये सब आप ले सकते हैं। उसके बाद आयरन रिच फूड है। आयरन रिच फूड में ये वड़ा है, जहाँ साउथ इंडियन का फूड है वड़ा, और मिलेट फूड है। और यहाँ आयरन नॉन वेज डाइट है। आयरन रिच प्रोटीन डाइट में नॉन वेज डाइट है, जहाँ चिकन करी खा सकते हैं और मटन करी, यहाँ फ़िश फ्राई भी खा सकते हैं। क्योंकि TB पेशेंट के लिए ना इम्यूनिटी बूस्टिंग चाहिए और टिश्यू रिपेयर भी चाहिए। एड रिकवरी के लिए ये सब खाना ज़रूरी है। और हमारे यहाँ आयरन वेज रिच डाइट भी है, जिसमें आप आड़ा, जैसे कि साउथ इंडियन रागी है ना, रागी फ्लोर में आड़ा बना सकते हैं। उसके साथ आप जैसे कि मिंट चटनी की चिल्ली चटनी, ये सब कुछ खा सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है, ताकि जो कम पढ़े लिखे लोग हों या गांव में रहने वाले लोग हों, उनको भी समझ में आ जाए। और बाकायदे ये कोशिश की जा रही है कि TB के जो मरीज़ हैं दवा तो ले ही साथ उनको बेहतर पोषण, प्रोटीन, आयरन रिच अगर पोषण मिलता है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। कैमरामैन ललित के साथ नितेंद्र सिंह, DT न्यूज़, पुडुचेरी। और गैर मुल्की खबरों में पाकिस्तान के सूबाई बलूचिस्तान में मुसल्लह हमलावरों ने एक बस के 9 मुसाफिरों को अगवा करके गोली मारकर हलाक कर दिया। ये वाक़या बलूचिस्तान के ज़ोब और लोरलाई की सरहद पर वाक़ इलाके सौरदाकई में पेश आया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये बसें सूबाई पंजाब की तरफ जा रही थीं। मुसल्लह अफराद के एक ग्रुप ने सड़क ब्लॉक करके इन बसों को रोक दिया। बसों को N70 हाईवे के करीब सौरदाकई के इलाके में रोक दिया गया। हमलावरों ने कुछ मुसाफिरों को शिनाख्त किया और बंदूक की नोक पर 9 अफराद को बसों से उतार लिया। 9 अफराद को अगवा करने के बाद हमलावरों ने बसों को जाने दिया। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाली अशिया पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से नाफिजुल अमल होगा। इसके साथ ही अमेरिकी सदर ने इसे तिजारती रुकावट और कनाडा के जवाबी हमले का जवाब करार दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि अगर कनाडा अमेरिकी दरामदात पर जवाबी टैरिफ लगाता है तो अमेरिका इस इजाफे को भी 35% से ऊपर का इजाफा करके वापस ले लेगा। ट्रंप ने अपने सरकारी खत में वाज़ेह तौर पर कहा कि कनाडा अमेरिका में फैंटेनियल जैसी ख़तरनाक अद्वियात की सप्लाई रोकने में नाकाम रहा है। उन्होंने इसे अमेरिका के लिए संगीन खतरा करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को अपनी सलामती और मईशत को तरजीह देनी चाहिए।
और खेल की खबरों में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट भारत और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स स्टेडियम लंदन में खेला जा रहा है। आज इस मैच का दूसरा दिन है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक इंग्लैंड ने पहली इनिंग में लंच तक 7 विकेट पर 353 रन बनाए हैं। जो रूट ने दूसरे दिन की पहली गेंद पर चौका लगाकर अपने टेस्ट करियर की 37वीं सेंचुरी मुकम्मल की। इसके बाद इंग्लैंड की इनिंग्स डगमगा गई और जो रूट 104 रन, बेन स्टोक्स 44 रन और हैरी ब्रॉक 11 रन बनाने के बाद आउट हुए। तीनों को जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। इंग्लिश टीम ने दूसरे रोज के स्कोर 4 विकेट पर 251 रन से आगे खेल शुरू किया। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।